कभी कभी किसी केस को जीतने से ज्यादा जरूरी होता है सामने वाले को कुछ करने से रोकना। हम्म। आज हम आपके दिए गए स्रोतों से इसी ताकतवर कानूनी हथियार को समझने वाले हैं, जिसे हम आम भाषा में स्टे ऑर्डर कहते हैं। बिल्कुल। ये एक ऐसा शब्द है जो हम फिल्मों में, खबरों में मतलब सुनते तो बहुत है, लेकिन ये असल में है क्या, ये कैसे काम करता है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ। सोचिए, किसी जमीन पर आपका पुश्तैनी हक है और अचानक कोई उसे बेचने की कोशिश कर रहा है। और केस तो सालों चलते हैं। वही तो, जब तक केस चलेगा तब तक तो जमीन हाथ से निकल जाएगी। यहीं पर ये स्टे ऑर्डर एक शील्ड की तरह काम करता है। और आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का मिशन भी यही है। हम एक सीधे से सवाल से शुरू करेंगे, आखिर इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है। फिर हम देखेंगे कि इस एक नाम के पीछे इसके 3 अलग अलग चेहरे छिपे हैं, अंतरिम, अस्थायी और स्थायी। लेकिन आज की चर्चा का असली मकसद उस एक दस्तावेज को समझना है जहां इन आदेशों की असली ताकत छिपी होती है, एक ऐसी चीज जिसे नजरअंदाज करना किसी भी केस को डुबो सकता है। और वो है कोर्ट की ऑर्डर शीट। बिल्कुल। और अंत में हम देखेंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले ने इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स ही बदल दिया है। तो चलिए इस कानूनी पहेली की परतें खोलते हैं। तो सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं, हमें इन स्टे ऑर्डर्स की जरूरत ही क्यों है? ये किस समस्या का हल है? इसका जवाब एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत में छिपा है, अपूर्णीय क्षति को रोकना। अपूर्णीय क्षति मतलब इररिपेरेबल हार्म। जी, जैसा कि स्रोत साफ साफ बताते हैं, कुछ नुकसान ऐसे होते हैं जिनकी भरपाई बाद में पैसे से भी नहीं हो सकती। अगर वो पुश्तैनी घर बिक गया तो भले आप 5 साल बाद केस जीत जाएं, आपको वो घर वापस नहीं मिल सकता। एग्जैक्टली। उसकी जो भावनात्मक कीमत है, आप उसे पैसों में नहीं तोल सकते। मतलब ये एक तरह का पॉज बटन है, ताकि जब तक रेफरी यानी अदालत अपना फैसला सुनाए तब तक खेल के नियम बीच में ही न बदल जाए। बहुत अच्छा कहा आपने, एक पॉज बटन। तो अगर किसी को ये पॉज बटन दबवाना हो तो कानूनी प्रक्रिया क्या है? ये एक तय प्रक्रिया का हिस्सा है। स्रोत बताते हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी के आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत एक पक्ष पहले मुख्य केस दायर करता है। अच्छा, पहले मेन केस। हाँ, जिसे कहते हैं स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वाद, और उसी के साथ एक अलग अर्जी लगाकर अदालत से तत्काल राहत के तौर पर स्टे ऑर्डर की मांग करता है। तो ये मुख्य खाने के साथ परोसे जाने वाले स्टार्टर की तरह है? बिल्कुल वैसा ही, जो तुरंत भूख शांत करता है। ठीक है, तो यहाँ से बात और पेचीदा होती है। स्रोत कहते हैं कि स्टे ऑर्डर तो एक आम शब्द है, लेकिन इसके 3 अलग-अलग प्रकार हैं, अंतरिम, अस्थायी और स्थायी। सुनने में तो ये सब एक जैसे ही लगते हैं, इनमें क्या फर्क है? और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। इन तीनों का मकसद, ताकत और समय सीमा बिल्कुल अलग है। चलिए सबसे पहले वाले को समझते हैं, अंतरिम निषेधाज्ञा। अंतरिम यानी बीच का या फौरी तौर पर? बिल्कुल, ये एकदम तत्काल, बहुत ही कम समय के लिए दी जाने वाली राहत है। ये तब दी जाती है जब खतरा बहुत गंभीर और सिर पर खड़ा हो। जैसे आपको पता चले कि कल सुबह ही कोई आपके खेत पर बुलडोजर चलाने वाला है। ओह, मतलब एकदम इमरजेंसी वाली स्थिति। हाँ, ऐसी इमरजेंसी में ये आदेश दिया जाता है। पर इतनी जल्दी में तो दूसरा पक्ष अपनी बात भी नहीं रख पाएगा। और यही इसकी सबसे खास और कह सकते हैं विवादास्पद बात है। स्रोत बताते हैं कि ये इतनी जरूरी हो सकती है कि इससे दूसरे पक्ष को सुने बिना भी दिया जा सकता है। बिना सुने? जी, जिसे कानून की भाषा में एक पक्षीय या एक्स पार्टे आदेश कहते हैं। 1 मिनट, बिना दूसरा पक्ष सुने, ये तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ नहीं है? सवाल बिल्कुल जायज है। कोई भी किसी को परेशान करने के लिए ऐसा आदेश ले सकता है? आपका सवाल एकदम सही है, और अदालतें इस शक्ति का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करती हैं। ऐसा तभी होता है जब जज को पहली नजर में लगता है कि अगर नोटिस भेजने हैं और जवाब का इंतजार किया गया तो तब तक तो नुकसान हो चुका होगा। हाँ, तब तक तो न्याय का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा, वो अपूर्णीय क्षति हो जाएगी। लेकिन इसकी अवधि बहुत ही सीमित होती है। कितनी सीमित? आदेश में साफ लिखा होता है कि ये सुनवाई की अगली तारीख तक या इस अर्जी पर बहस सुने जाने तक ही लागू रहेगा। ये एक तरह से एक्सीडेंट के बाद दी जाने वाली फर्स्ट एड की तरह, पूरा इलाज नहीं। ठीक है, तो ये हुई फर्स्ट एड। इसके बाद आता है अस्थायी निषेधाज्ञा। ये उस फर्स्ट एड से कैसे अलग है? अस्थायी निषेधाज्ञा का दायरा बड़ा है। इसका उद्देश्य मुकदमे की पूरी अवधि के लिए संपत्ति की यथास्थिति यानी स्टेटस को बनाए रखना है। अच्छा, पूरे मुकदमे के दौरान? जी, यह आमतौर पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद उनकी दलीलों पर विचार करके दिया जाता है। तो अगर मुकदमा 5 साल चलता है तो ये स्टे 5 साल तक लागू रह सकता है। रह सकता है।
यह फर्स्ट एड नहीं बल्कि अस्पताल में भर्ती होने जैसा है, जहां आप पूरी रिकवरी तक डॉक्टर की निगरानी में रहते हैं। समझ गई। अंतरिम मतलब अगली तारीख तक और अस्थाई मतलब पूरे केस के खत्म होने तक। तो फिर ये तीसरा स्थायी निषेधाज्ञा क्या है? ये तो नाम से ही बहुत भारी भरकम लग रहा है। और ये है भी। स्थायी निषेधाज्ञा कोई अस्थायी उपाय नहीं है। यह मामले का अंतिम फैसला है, जिसे डिक्री कहते हैं। ओके, ये फाइनल जजमेंट है। जी, जब अदालत सारे सबूतों, गवाहों और दलीलों को सुनने के बाद अपना अंतिम निर्णय सुनाती है, तब वो यह आदेश दे सकती है। यह स्थायी होता है और जैसा कि स्रोत बताते हैं, यह हमेशा के लिए उस संपत्ति पर लागू हो सकता है। हमेशा के लिए। हाँ, यह विवाद का स्थायी समाधान है, एक तरह से कहानी का अंत, जहां अदालत हमेशा के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच देती है। वाह। तो अंतरिम, अस्थाई, स्थायी, ये तो पूरी यात्रा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि इन आदेशों के नाम से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ और है। वो क्या है? और ये इस पूरी चर्चा का वो केंद्रीय बिंदु है जिसे समझना सबसे जरूरी है। किसी भी निषेधाज्ञा की असली ताकत, उसकी अवधि और उसके दायरे का सच, उसके नाम अंतरिम या अस्थायी में नहीं, बल्कि कहीं और छिपा है। हाँ, वो छिपा है न्यायालय की ऑर्डर शीट में लिखे शब्दों में। ऑर्डर शीट वो दस्तावेज है जिसमें जज हर सुनवाई के बाद अपना आदेश लिखवाते हैं। मतलब लेबल पर मत जाओ, असल रेसिपी पढ़ो। एकदम सही, आपने इसे बिल्कुल सही पकड़ लिया। जज अपने आदेश में जो सटीक भाषा लिखते हैं, वही अंतिम सत्य है। अच्छा। आदेश अगली सुनवाई तक है, या प्रतिवादी के जवाब दाखिल करने तक है, या मुकदमे के अंतिम निर्णय तक, ये केवल और केवल ऑर्डर शीट को शब्द दर शब्द पढ़कर ही पता चल सकता तो अगर कोई वकील या उनका क्लाइंट इसे ध्यान से ना पढ़े तो वो बहुत बड़ी गलती कर सकता है। स्रोत इस बात पर चेतावनी देते हैं कि हो सकता है वो जिसे पूरे केस तक का स्टे समझ रहा हो, वो अगली तारीख को ही खत्म हो जाए। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसका मतलब है कि हर कॉमा, हर फुल स्टॉप मायने रखता है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये समझना कि ऑर्डर शीट में क्या लिखा है ये सबसे जरूरी है। लेकिन ये ऑर्डर शीट लिखता कौन है? एक जज। और जज के सामने ये तय करने की चुनौती होती है कि स्टे दें या नहीं। जाहिर है वो हवा में तो फैसला नहीं लेते होंगे। उनके पास कोई तो कसौटी होगी, कोई तराजू होगा जिस पर वो हर पक्ष को तौलते होंगे। बिल्कुल, अदालतें मनमाने ढंग से काम नहीं करती। स्रोत बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक मामले में 3 सुनहरे सिद्धांत स्थापित किए हैं। कौन सा मामला था वो? दलपत कुमार बनाम प्रहलाद सिंह का 1992 का मामला। ये 3 सिद्धांत एक तरह से फिल्टर का काम करते हैं, जिनसे हर स्टे की अर्जी को गुजरना पड़ता है। तो ये एक तरह का संतुलन बनाने का काम है। मुझे लगता है कि इसमें पहला सिद्धांत तो यही होगा कि केस में कोई दम है भी या नहीं। प्रथम दृष्टया मामला या प्राइमा फेसी केस जैसा कहते हैं। क्या बात है, आपने पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत तो खुद ही बता दिया। और इसके बाद अदालत शायद ये देखती होगी कि नुकसान कितना बड़ा है। बिल्कुल, तो पहला प्रथम दृष्टया मामला, प्राइमा फेसी केस। क्या याचिकाकर्ता के दावों में पहली नजर में इतना दम है कि अदालत को लगे कि हाँ, यहाँ एक गंभीर कानूनी सवाल है? एक सतही जांच। जी। दूसरा, जैसा आपने कहा, अपूरणीय क्षति, इररेपरेबल इंजरी। अगर स्टे नहीं दिया तो क्या ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई नहीं हो सकती? और तीसरा, जो अक्सर निर्णायक होता है, वो है सुविधा का संतुलन, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, इसका क्या मतलब है? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक फैक्ट्री पर प्रदूषण फैलाने का आरोप है और गांव वाले उसे बंद कराने के लिए स्टे मांगते हैं। ठीक है। अदालत देखेगी कि अगर स्टे दिया तो फैक्ट्री बंद होगी और 500 मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे, और अगर स्टे नहीं दिया तो गांव का पानी दूषित होता रहेगा। तो अदालत ये तौलती है कि किस पक्ष को ज्यादा भारी, न सुधरने वाला नुकसान हो रहा है। एकदम सही। ये एक बहुत मुश्किल नैतिक फैसला भी होता है। समझ गई। तो इन 3 पैमानों पर खरा उतरने के बाद ही किसी को स्टे का सुरक्षा कवच मिल सकता है। हाँ, और अदालतें ये भी देखती हैं कि आप मतलब मांगने कब आए। 2008 के एक मामले में अदालत ने साफ कहा था कि आप महीनों तक सोते नहीं रह सकते और फिर अचानक आकर तत्काल राहत की उम्मीद नहीं कर सकते। मतलब कानून उनकी मदद करता है जो सतर्क रहते हैं। जी। इसके अलावा स्रोत मनोहर लाल चोपड़ा बनाम सेठ हीरालाल मामले का भी जिक्र करते हैं, जो कहता है कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए अदालतें अपनी अंतर्निहित शक्तियों का भी उपयोग कर सकती हैं, भले ही मामला सीधे सीधे नियमों में फिट न हो रहा हो। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका मुझे इंतजार था। इन सब नियमों और सिद्धांतों के बीच स्रोतों में 2024 के एक बहुत ही हालिया और बड़े फैसले का जिक्र है। उसने स्टे ऑर्डर की अवधि को लेकर एक पुराने नियम को पूरी तरह से बदल दिया। ये क्या था? ये एक जबरदस्त और बहुत जरूरी बदलाव है।
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया। 5 जजों की पीठ, मतलब ये बहुत बड़ा फैसला है। बहुत बड़ा। लेकिन इसे समझने के लिए हमें पहले 2018 में जाना होगा। तो 2018 में ऐसा क्या हुआ था? पुराना नियम क्या था? 2018 में एशियन रीसर्फेसिंग नाम के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया था। उस फैसले की व्याख्या के कारण सिविल और क्रिमिनल मामलों में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए कोई भी स्टे ऑर्डर 6 महीने के बाद अपने आप खत्म हो जाते थे। क्या अपने आप खत्म? जी, अगर उन्हें आगे बढ़ाना है तो अदालत को एक विशेष कारण सहित आदेश पारित करना पड़ता था। मतलब हर 6 महीने में रिन्यू कराना पड़ता था, वरना स्टे अपने आप एक्सपायर। इससे तो बहुत गड़बड़ी होती होगी। बहुत ज्यादा। आप कल्पना कीजिए, किसी का स्टे ऑर्डर चल रहा है, लेकिन 6 महीने बाद कोर्ट में इतनी भीड़ है कि उसका केस सुनवाई के लिए आ ही नहीं पाया। तो बिना किसी गलती के उसका स्टे ऑर्डर खत्म हो जाता था। हाँ, इससे बहुत ज्यादा भ्रम और अन्याय की स्थितियां पैदा हो रही थीं। लेकिन अब 2024 के इस नए फैसले ने उस पुराने नियम को पूरी तरह से पलट दिया है। तो नया और वर्तमान नियम क्या कहता है? नया नियम साफ और सीधा है। अब कोई भी स्टे ऑर्डर अपने आप समाप्त नहीं होगा। अच्छा। वो तब तक लागू रहेगा जब तक कोई अदालत सोच विचार के बाद दोनों पक्षों को सुनकर उसे बदलने या रद्द करने का आदेश नहीं देती। तो ये जो 6 महीने वाली तलवार लटकती रहती थी, वो अब हट गई है? बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्याय देने के लिए कोई मनमानी समय सीमा जैसे 6 महीने तय नहीं की जा सकती। हर केस के अपने तथ्य होते हैं। इसका मतलब ये है कि अब वकीलों और उनके मुवक्किलों को कैलेंडर पर तारीखें मार्क करके ये चिंता नहीं करनी होगी कि कहीं उनका स्टे ऑर्डर एक्सपायर तो नहीं हो गया। ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है। बिल्कुल, ये न्यायिक स्थिरता और निश्चितता के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, हमारी चर्चा में अब तक बात किसी कार्रवाई को रोकने की हुई है। एक और दिलचस्प बात स्रोतों से सामने आई है। क्या पूरे के पूरे मुकदमे पर भी रोक लग सकती है? हाँ, बिल्कुल। इसे वाद पर रोक या स्टे ऑफ सूट कहते हैं और ये सीपीसी की धारा 10 के तहत आता है। और इसका आधार क्या है? इसका आधार है एक लैटिन सिद्धांत रेस सब जुडिस, जिसका सीधा सा मतलब है मामला विचाराधीन है। ये कब और क्यों लागू होता है? यह तब लागू होता है जब एक ही मुद्दे पर एक ही पार्टियों के बीच किसी सक्षम अदालत में पहले से ही एक मुकदमा चल रहा हो। अगर कोई उन्हीं पार्टियों के बीच उसी मुद्दे पर किसी दूसरी अदालत में बाद में एक और मुकदमा दायर कर देता है, तो दूसरे वाले को रोक दिया जाता है। बाद वाले मुकदमे की कार्रवाई को रोक दिया जाता है। इसका कारण बहुत तार्किक है। सोचिए, एक ही जमीन के विवाद पर दिल्ली की अदालत कुछ और फैसला दे और मुंबई की कुछ और। इससे तो न्याय व्यवस्था का मजाक बन जाएगा। बिल्कुल, और इससे अदालतों पर मुकदमों का बोझ भी कम होता है। स्रोत में इंडियन बैंक बनाम महाराष्ट्र राज्य सरकारी विपणन संघ लिमिटेड मामले का जिक्र है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धारा 10 का पालन करना अनिवार्य है, ये अदालत की मर्जी पर नहीं है। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार क्या निकलता है? हमने सीखा कि निषेधाज्ञा या स्टे ऑर्डर एक शक्तिशाली कानूनी उपकरण है जो यथास्थिति बनाए रखने और ऐसे नुकसान को रोकने के लिए बनाया गया है जिसकी भरपाई मुमकिन नहीं। बिल्कुल। अगर मुख्य बातों को जल्दी से दोहराएं तो पहली बात, इसके 3 चेहरे हैं। अंतरिम, जो तत्काल फर्स्ट एड है। अस्थायी, जो पूरे इलाज के दौरान सुरक्षा है। और स्थायी, जो अंतिम और पक्का समाधान है। दूसरी और शायद सबसे जरूरी बात जो आज हमने सीखी, वो ये कि इन नामों के लेबल से ऊपर है अदालत की ऑर्डर शीट। हाँ, असली निर्देश वहीं लिखे होते हैं और हर शब्द मायने रखता है। तीसरी बात, अदालतें स्टे का तराजू 3 सिद्धांतों पर तौलती हैं। प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति और सुविधा का संतुलन। ये 3 फिल्टर ही किसी भी स्टे ऑर्डर का आधार हैं। सही कहा। और सबसे ताज़ा और बड़ी खबर ये है कि 2024 के ऐतिहासिक फैसले के बाद अब स्टे ऑर्डर 6 महीने की एक्सपायरी डेट के साथ नहीं आते। हाँ, वो तब तक लागू रहते हैं जब तक अदालत उन्हें खुद ना हटाए। अंत में स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये आदेश अधिकार नहीं बल्कि एक विवेकाधीन उपाय हैं। जी, मतलब ये किसी का हक नहीं है, बल्कि अदालत का विवेक है कि वो इसे दे या ना दे। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। वो क्या है? एक अदालत त्वरित सुरक्षा देने की जरूरत और इन आदेशों के दुरुपयोग के जोखिम के बीच संतुलन कैसे बनाती है? क्योंकि इन आदेशों का इस्तेमाल किसी को परेशान करने या न्याय में सिर्फ देरी करने के लिए भी तो किया जा सकता है। व्यवहार में ये महीन रेखा आखिर कहाँ खींची जाती है?